नमस्कार। आज हम कक्षा 9 का अध्याय पाठ 2 लहासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय शुरू करने से पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। इनके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित है। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में हुआ। उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। पैतृक गांव जो था उनका, उसका नाम क्या था? कनैला। उनका मूल नाम केदार पांडे था। ये उनका मूल नाम। और उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाएं, और ये अनेक भाषाओं में के जानकार थे, और इसीलिए उन्हें इन सब भाषाओं का महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन वृत्तांत इत्यादि साहित्य सृजन किया। इन सब उपन्यास, कहानी, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। और ये इनकी मुख्य जो है रचनाएं दी गई हैं यहाँ पे। इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं, मेरी जीवन यात्रा 6 भाग इसके दिए गए हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा इन्होंने और भी कई पुस्तकों की रचना की, और जिनकी संख्या कितनी है? 150। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यात्रा वृत्तांत, तो ये जो है इनका ये यात्रा वृत्तांत है। और जो लेखक हैं वो एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के, यानी कि इधर उधर घूमकर, सब तरफ जाकर, सब जगह का जायजा लेकर कि कैसी कहाँ की भाषा है, तो उसका इन्होंने इस पाठ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और आगे हम देखते हैं इसका सार, पाठ का सार क्या है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यानी कि इसमें अंश में, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है? तिब्बत यात्रा का ही एक मुख्य अंश है। इस पे क्या बताया है कि लेखक ने बताया है कि तिब्बत यात्रा का वर्णन उन्होंने कब और किस समय किया। उन्होंने सन 1929 से 30 में लेखक ने नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की, और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और जब आज़ादी नहीं मिली थी तो वहाँ जाने की भी अनुमति नहीं होती थी, और भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति वहाँ की नहीं थी। इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की, यानी कि भिखमंगे का, यानी भिखारी का रूप धारण करके उन्होंने इस यात्रा को किया। और इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम, यानी कि कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से अपनी शैली में किया है। और इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, और किस प्रकार का उनका खान पान था, किस प्रकार की वेशभूषा थी। तो यानी कि तिब्बती समाज के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो अब हम पाठ के कुछ मुख्य शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं। ये देखिए, ये कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं। इन्हें देखना सबसे प्रथम बहुत ज़रूरी है, जो कि पाठ में प्रयोग होंगे। और ढांडा, ऊंची ज़मीन। उसके बाद है थोंडला। तो थोंडला का अर्थ है यहाँ पे तिब्बती सीमा का एक स्थान, तिब्बती सीमा का एक स्थान।
और ढांढा हमने पढ़ लिया, ऊंची ज़मीन। उसके बाद है भीटे, तो भीटे का यहाँ पे अर्थ है टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान, भीटे। उसके बाद है कंडे, कंडे क्या होता है, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन में काम में आते हैं। तो जैसे कि जिन लोगों के घरों में गैस नहीं होता तो वो काम करते, किस पर काम करते हैं, वो अपने चूल्हों पर काम करते हैं और क्या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उपलों का, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो कि कंडे जिनको बोलते हैं। और उसके बाद है सत्तू, तो सत्तू जो होता है वो भुने हुए जौ, चना और आटे का होता है, पिसा हुआ आटा होता है। थुक्पा, ये भी एक प्रकार का वहाँ का खान पान है। सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई बनाकर खाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है। उसके बाद है गंडा, तो गंडा जो होता है वो मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। उसके बाद है चीरी, चीरी का अर्थ होता है फाड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद है भरिया, भरिया क्या होता है, भार वाहक। भरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भार उठाने वाले को, जो भार उठाता है, यानी कि भार वाहक। उसके बाद आता है सुमति, तो लेखक। अब लेखक को यात्रा के दौरान, तिब्बत यात्रा के दौरान एक मंगोल भिक्षुक मिला, जो मंगोली होते हैं ना, वो छोटी कद के और बहुत, उनका रंग जो होता है बहुत सफ़ेद होता है, लेकिन और वो, तो उन मंगोल भिक्षुक की बात की गई है जिसका नाम लंबोज शेख था। इसका अर्थ है सुमति, तो अतः सुविधा के लिए लेखक ने उनको सुमति नाम से पुकारा। तो ये तो इसके थे सारे शब्द अर्थ जो कि आपने समझ लिए हैं। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारा अध्याय है लहासा की ओर, इसको अब हम अच्छे से समझेंगे कि लेखक ने यहाँ पर किस प्रकार तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। परिचय जानने के उपरांत अब हम अध्याय लहासा की ओर शुरू करने जा रहे हैं। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंग पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। तो यानी कि जब वहाँ का रास्ता बंद था और भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो उस समय के समय में सभी सामान, हिंदुस्तान की सभी चीज़ें, सभी यातायात का सामान, तो सभी व्यापारिक चीज़ें और इवन कि सैनिकों का जाने का रास्ता भी एक ही रास्ता था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन यानी कि चीनी सैनिक रहा करती थी। आजकल बहुत सी फौजी मकान गिर चुके हैं, जो पहले हुआ करते थे वो सब मकान अब गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में यानी कि किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो यानी कि कुछ घर वहाँ अब किसानों ने बना लिए हैं। ऐसे ही परित्यक्त का अर्थ है त्याग देना, यानी कि जो जगह आपने छोड़ दी हो। तो परित्यक्त एक चीनी किला था, यानी कि एक चीनी लोगों के द्वारा एक छोड़ा गया एक दुर्ग, एक किले की बात हो रही है। तो हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो कौन कह रहे हैं यहाँ पे, तो लेखक कहता है कि हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तो ये तो हर चीज़ में होता है कि कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आरामदायक बातें भी हैं। तो वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। जबकि उस समय में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय की बात की गई है, तो तब जाति पाति छुआछूत ये प्रथाएं बहुत चलती थी। तो इन सबको बहुत माना जाता था। लेकिन यानी कि तिब्बत की जिस जगह की बात की गई है पाठ में, तो बताया गया है कि तिब्बत में उस समय जाति पाति छुआछूत का
का सवाल ही नहीं था, और ना तो औरतें पर्दा करती थी, और वहाँ की औरतें बिल्कुल भी पर्दा यानी कि घूंघट नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, और जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे यानी कि भीख मांगने वाले लोग होते थे, बस उन्हीं को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। बाकी किसी से कोई भय, कोई डर नहीं था। उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी कि कोई भी उनके घर आता था, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो यानी कि आपकी कोई जान पहचान ना भी हो, तब भी आप जा सकते थे। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, तो वह आपके लिए उसे पका देगी, आपके लिए चाय खाने का प्रबंध कर देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में यानी कि मिट्टी के बर्तन में उनको परोस कर आपको अच्छे से चाय दे देंगी। तो मतलब ये बताया गया है कि वहाँ के लोग किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार वो जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं करते थे, और ना ही वहाँ की औरतें घूंघट करती थी, पर्दा करती थी, और वहाँ पर सभी अतिथियों का किस प्रकार सम्मान किया जाता था। तो ये इस पहरे में बताया गया, जो कि आपके आंसर में भी आगे आएगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में ही नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। अपने अनुसार आप यानी कि चाय बनाकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। इसके बाद परित्यक्त चीनी, परित्यक्त यानी कि जो त्याग दिया किला था, जो चीनी किला, जब हम जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब रास्ते का जो कर दिया जाता है, तो वो मांगने आया। तो हमने वह दोनों चिटे उस आदमी को दे दी। चिटे हमने पहले भी बात की, जो कि पुल पार करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी हुई जो चिट्ठी होती है, वो राहदारी के रूप में चिट्टे होती हैं, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। तो वो उन्होंने दिखा दी वहाँ से जाते समय, अनुमति लेने के लिए कि यहाँ से आगे जाने के लिए। तो शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। तो यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे। तो सुमति की वहाँ पर जान पहचान बहुत थी, क्योंकि वो वहाँ अक्सर जाया करते थे और उनके बहुत सारे जान पहचान के लोग वहाँ रहते थे, और उनकी सहायता से जो लेखक था उनकी यात्रा भी आसान हो गई, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, क्योंकि अब वो इस समय भिखमंगे के वेश में गए हैं। तो सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे। तो जब वो इस रास्ते से लौटे, तो तब भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए। तो जब वो 5 साल के बाद वहाँ से लौटे, तो तब वो भिखमंगे के वेश में नहीं थे, तब वो एक भद्र यात्री, एक जेंटल पुरुष बनकर वहाँ से आए और घोड़े पर सवार थे। तो किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए स्थान भी नहीं दिया, और हम गांव में एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति मन की इच्छा पर निर्भर करता था। तो खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी कि छड़ मतलब शराब पीकर, तो वो होश हवास में नहीं रहते उस समय। तो फिर अब क्या हुआ आगे कि अब हमें सबसे विकट ढांडा थोंडला पार करना था। तो ये वहाँ का एक और स्थान है जो कि बहुत ऊंचा स्थान है, ढांडा। तो जो बहुत ऊंची ज़मीन है जिसे उन्हें अब पार करना है। तो ढांडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, खतरनाक जगह है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते।
तो कोई गांव गिरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। नदियों के मोड़, नदियां और पहाड़ थे और कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। तो डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि डाकुओं को तो ऐसे ही निर्जन स्थान चाहिए होता है जहाँ वो लूटपाट मचा सकें और उन्हें कोई पकड़ भी ना सके। तो तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए यदि वहाँ पर, तो तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इस निर्जन स्थान पर ढांडा की बात की गई है कि इस निर्जन स्थान पर जहाँ कोई नहीं आता, मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिलता, क्योंकि निर्जन स्थान है, किसी का आना जाना है नहीं। और किसी को कोई डकैती हो जाए, कोई चोरी हो जाए तो कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। तो डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। और हथियार का कानून ना रहने के कारण तो यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई हथियार का कानून नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ तो हथियारों का कानून होता है कि हम यहाँ पर हमारे भारत में तो हम ऐसे हथियार नहीं रख सकते, पिस्तौल वगैरह हम लेकर नहीं अपने साथ जा सकते। लेकिन वहाँ क्या होता था कि वहाँ पर लोग हथियारों का कानून नहीं था, तो इसीलिए लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। तो डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा होता था, वो खुद डर जाते थे। तो गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। तो जब ये पता चला तो शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते तो वो क्या करते, उतरकर अपने घोड़े से उतरकर टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची दया 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 1 पैसा कह के भीख मांगने लगते। तो जैसे ही उन्हें कोई और नज़र आता, कोई डाकू लुटेरा, तो उनके सामने इस तरह के भीख मांगने वाले व्यक्ति की एक्टिंग करने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चले जाएंगे। दूसरे दिन हम दोनों घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढांडे की सबसे पहले उन्होंने ढांडे पर एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुँचे। और हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। तो हमारी दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत मतलब सफ़ेद शिखर चले गए। बहुत सारे हिमालय पर्वत के वहाँ पे पहाड़ जो थे दिखाई दे रहे थे और वो बहुत सब पार कर चुके थे। तो भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़, तो भीटा टीले के आकार का जो हमने ऊंचा स्थान हमने शब्दार्थ में भी पढ़ा था अभी, तो उसकी बात की गई है। तो भीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ जो था वो बिल्कुल नंगे थे। तो ना तो वो बर्फ़ से ढके हुए थे, ना सफ़ेदी से, ना ही हरियाली थी उन पर। तो बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे थे। और उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती। सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान जो ढांडे का देवता का स्थान था, सबसे ऊपर जो था वो उनके देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। और अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। तो चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार आपने देखा होगा वैष्णो दरबार की हम यात्रा करते हैं तो चढ़ाई में हमें कठिनाई महसूस होती है, लेकिन उतराई और भी जल्दी और आसानी से हम कर पाते हैं। तो चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि मेरा घोड़ा जो कुछ धीमे चलने लगा, तो मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहते थे। उनका मन उसे मारने को भी नहीं किया कि मैं इसे क्यों मारूं। तो धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, यानी कि वह लेखक और सुमति आपस में दोनों पिछड़ गए, एक दूसरे से अलग हो गए। तो मैं दोनों वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ
चला जा रहा था तो जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। तो ध्वनिक वस्तु का हमने अर्थ शब्दार्थ में भी पढ़ा था कि ये उपन्यासकार जो डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर ही हमेशा सवार रहता था उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर इस घोड़े से उनके साथ उनको जोड़ कर बताया गया है कि इस यहाँ पे भी ये जो घोड़ा है तो आगे जा रहा था ना पीछे आ रहा था, तो क्योंकि इस समय वो थक गया था। तो जब मैं ज़ोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। तो एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, यानी कि दो तरफ के रास्ते निकल रहे थे। तो मैं बाएं का रास्ता मैंने ले लिया। तो मैं मील 1.5 मील यानी कि थोड़ी दूर जब चला तो आगे एक घर से पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, यानी कि लेखक अब गलत रास्ते पर आ गए थे। तो फिर लौट कर उसी को पकड़ा। तो 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले क्योंकि वो पहले पहुंच गए थे और ये तो रास्ता लेकर भटक गए थे। तो मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। तो अब इस समय क्या है कि जो सुमति है वो मंगोल है ना, तो वो उसका मुंह लाल है। क्यों लाल है? क्योंकि वो वैसे भी पैदल चल कर आ रहे हैं और ऊपर से उसको गुस्सा भी आया हुआ है कि लेखक इतनी देर से यहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, यानी कि उपले जला दिए। क्या करने के लिए? तो चाय गरम करने के लिए। तो मैंने 3 बार चाय को गरम किया तुम्हारे इंतज़ार में। तो मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। तो लेखक ने बहुत सॉफ्टनेस से, बहुत पोलाइट होकर, बहुत प्यार से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कि कैसे घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। तो यानी कि सुमति का गुस्सा ठंडा हो गया और लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। तो यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान यानी कि जो यजमान यहाँ पे किन्हें बोला गया है? जो उनकी जान पहचान के लोग थे। तो वो यजमान यानी कि धार्मिक कार्य जिनके द्वारा घर पर कराए जाते हैं। तो जो धार्मिक कार्य जिनके घर करवाए जाते हैं तो वो यजमान होते हैं। ठीक है, जैसे कि पंडितों के द्वारा हम लोग करवाते तो हम यजमान हैं उनके, पंडितों के। तो उनके बहुत जान पहचान के लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि देख नहीं रहे कि कैसा घोड़ा मुझे मिला है। तो मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। और खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी ही जल्दी वह ठंडे भी हो जाते। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। तो यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। तो और पहले चाय सत्तू खाया उन्होंने, वहाँ का खाद्य पदार्थ जिसकी हमने पहले भी बात की थी। सत्तू, भुने हुए चने का आटा और थुक्पा, सत्तू और चावल और मूली के साथ मिलाकर जो उनका खाद्य पदार्थ होता है, तो उन्होंने वहाँ पे वो गरम गरम उनको खाने को मिला। और अब हम तिनरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। तो उसी पहाड़ी का नाम था तिनरी समाधिगिरी। तो अब वो वहाँ पहुँच गए। तो आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे, कितने ही उनके जान पहचान के लोग थे जो कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते, तो वो गंडे बनाकर लाते थे उनको देने के लिए। तो बत्तियों के गंडे यदि वो ख़त्म नहीं होने देते थे वैसे तो, क्योंकि वो बोध गया से लाए गए कपड़े ख़त्म हो जाने पर, यानी कि कभी वो मान लो ख़त्म भी हो गए, तो वो क्या करते थे, जो बोध गया से वो कपड़ा लाते थे उसी का गंडा बनाकर उसी से मंत्र फूंक कर, मंत्र पढ़कर उनको दे देते थे। तो वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे क्योंकि वह उन्हें वही मंत्र पढ़ा हुआ कपड़ा उनको पहुंचाते थे। तो मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर लगा ही देंगे। तो मैंने उनसे कहा, यानी कि लेखक ने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ।
इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया यानी कि भार उठाने वाले ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े यदि हम सिर पर बांध लें तो कहते हैं कि सिर को ढक लें उससे, तो कहते हैं कि गर्मी से बच सकते हैं हम। और आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे, और ललाट यानी कि उनके माथे जो है वो बिल्कुल गर्म हो गया, जल रहा है। लेकिन पीठ की तरफ क्या है, थोड़ा इतनी गर्मी नहीं लग रही, कंधा बर्फ हो रहा है। और फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लिए चल पड़े। तो यद्यपि सुमति के परिचित तिंड्री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार, ये इस जगह का नाम आप ध्यान रखेंगे, आगे एक प्रश्न आएगा उसमें भी आपको ये बताना है कि वो उसके बाद कहाँ गए। तो शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार जो होता है वो अपनी खेती का काम करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार का अर्थ है यानी कि मुफ्त में मिल जाते हैं, फ्री के उनको मजदूर मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है। तो वो भिक्षुक कौन होता है, एक राजा के तौर पे होता है, जो जागीर के आदमियों के लिए एक राजा के तौर पर काम करता है। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षुक जो थे वो बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत अच्छे आदमी थे, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित हाथ से लिखी पोथियाँ, यानी कि उस मंदिर में बुद्ध वचन की बुद्धिस्ट की जो अनुवाद की हुई हस्तलिखित पोथियाँ वहाँ रखी हुई थी। 103 पोथियाँ थी वो। तो मेरा आसन भी वहीं लगा। वह मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। तो ये उसका तोल है, माप है कि वो कितने भार की थी वो पोथियाँ। तो सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो अब पुस्तकों के भीतर में था। तो कौन था पुस्तकों के भीतर में? लेखक। इसीलिए मैंने उनसे कह दिया, दूसरे दिन उनसे जाने के लिए कह दिया उन्होंने सुमति से। तो दूसरे दिन वह गए और मैंने समझा कि 2-3 दिन तो लगा कर आएंगे सुमति, लेकिन वह तो उसी दोपहर के बाद चले आए, यानी कि वो इतनी जल्दी इस बार वापस भी आ गए। तो तिंड्री गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षुक नशे से विदाई लेकर वहाँ से चल पड़े। तो इस प्रकार लेखक और सुमति की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। तिब्बत की और वहाँ के रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। और सुमति जो कि मंगोल भिक्षुक था, और जब वो लेखक को मिला तो उसके द्वारा उनकी यात्रा बहुत आसान हो गई, क्योंकि वो वहाँ से सब लोगों से परिचित था। तो वो रास्ते में उनको गाइड करता गया, सब कुछ बताता गया, सब जानकारी देता गया। तो इस प्रकार यह पाठ पूरी तिब्बत की यात्रा का वर्णन है। अब आप इसको स्वयं भी पढ़ेंगे अच्छे से समझने के लिए। धन्यवाद।